हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड में से दुष्यंत कुमार की रचना गजल पढ़ने जा रहे हैं। गजल को शुरू करने से पहले हम जो इन्हें रचने वाले दुष्यंत कुमार हैं उनके बारे में कुछ जानेंगे। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत काव्य, एक कंठ विष पाई गीति नाट्य है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी ये इनका उपन्यास है। इनकी मृत्यु 1975 में हुई है। दुष्यंत कुमार का साहित्य का जीवन इलाहाबाद में शुरू हुआ था। वहाँ की ही साहित्यिक संस्था परिमल उसकी गोष्ठियों में, गोष्ठी किसे कहते हैं जहाँ कुछ कवि इकट्ठे होकर एक साथ अपनी रचनाओं को एक दूसरे के साथ बांटते हैं या लोगों को सुनाते हैं, उसे गोष्ठियाँ कहते हैं। उसमें वो सक्रिय रूप से भाग लेते थे। नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े थे। आजीविका के लिए उन्होंने आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। यहाँ इन्होंने नौकरियां की। अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया था। बहुत कम उम्र में उनका देहावसान हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। किंतु इस छोटे जीवन में भी साहित्यिक उपलब्धियां बहुत छोटी नहीं है, उनकी बहुत उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की है। गजल की विद्या को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मतलब हिंदी की जो भी विधाएं हैं उसमें गजल को विशेष महत्व दिलाना, ये काम इन्होंने अकेले ही कर दिखाया है। और इनके कई शेर किसे कहते हैं, जो शेर शायरी जो तुकबंदी के साथ होती है, उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। मतलब इतने इनके शेर प्रसिद्ध है कि राजनीति के जब जमावड़े, मतलब जहाँ राजनीति की बातें हो, जहाँ राजनेता इकट्ठे होते हैं, वहाँ इन्हें बार बार बोला जाता है, याद किया जाता है। और साहित्यिक गुणवत्ता में समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। मतलब उन्होंने साहित्य के साथ कोई समझौता नहीं किया है और उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। वो एक कंठ विष पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और बहुप्रशंसित कृति है। इनके द्वारा लिखी गई रचना है एक कंठ विष पाई। शीर्षक का इन्होंने गीति नाट्य लिखा है, जो कि हिंदी साहित्य बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। यह दुष्यंत की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई प्रचलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया गया है, क्योंकि गजल को सिर्फ गजल ही कहा जाता है, उसका कोई शीर्षक नहीं होता। जैसे आपकी कविताओं के शीर्षक होते हैं, आपके पाठ होते हैं गद्य के, उनके शीर्षक होते हैं, इनके कोई शीर्षक नहीं होते हैं। गजल एक ऐसी विद्या है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। मुकम्मल मतलब पूरा होना। उन्हें किसी भी कम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती है। इसके बावजूद भी दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। मतलब शेर आपस में इतने एक दूसरे के साथ जो घुले मिले रहते हैं। शेर के सारे शब्द जो होते हैं वो गजल शायरी, शेर और शायरी के जो शब्द होते हैं आपस में इतने घुले मिले रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि उसमें तो तुक होता है। तुक क्या होता है? करता, रहता, मरता, जाता, ये सारे एक जैसे साल अंत में क्या रह सकता है, ऐसे तुक होता है। और अंतर वस्तु के स्तर का मिजाज, मतलब ये सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है। यहाँ जो गजल के शेर होते हैं जितने भी, सबका कोई एक केंद्रीय भाव नहीं होता है। ये अपने आप में खुद एक संपूर्ण रचना होती है, अपने आप में ही पूरी अपनी बात को कहती है ये। और
राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और उसके विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव, इस तरह से इस गज़ल का केंद्रीय भाव है कि राजनीति में जो भी अभी चल रहा है उसे ये खारिज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। इसी प्रकार की प्रेरणा ये आम जनता को देने के लिए इस गज़ल की इन्होंने रचना की है। आओ हम गज़ल पाठ को शुरू करते हैं। पहली गज़ल है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या पंक्तियां हैं। चिराग का मतलब आप समझते हैं दीपक, है ना, और मयस्सर मतलब होता है उपलब्ध होना। मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध होना। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि जब हमको आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तो हमारे यहाँ के लोगों ने यही सोचा था कि अब हर घर में खुशियाँ होगी, हर घर में रोशनी होगी, हर घर के समस्याओं को दूर किया जाएगा हमारे प्रशासकों के द्वारा, हमारे शासकों के द्वारा। लेकिन स्थिति तो ये है कि हर घर तो छोड़ो, अब तो पूरे शहर के लिए भी कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मतलब अब तो इस शहर के लिए भी चिराग मयस्सर नहीं है कि अब शहर में भी सुख सुविधाएं नहीं है। शासन इस ओर भी ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी गजल है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। अर्थात यहाँ पर लेखक गजल कहने वाले जो दुष्यंत कुमार जी वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो दरख्तों के साए में धूप लगती है, अर्थात के यहाँ जो पेड़ है, दरख्त मतलब पेड़ होता है, तो पेड़ के नीचे हमेशा क्या मिलती है, छाया मिलती है। पेड़ के नीचे कभी धूप लगती है क्या, नहीं लगती ना। लेकिन यहाँ पेड़ों के नीचे, यहाँ पेड़ क्या है, हमारे शासक वर्ग, हमारे राजनेता जो हमारे लिए पेड़, हमारे लिए छाया का काम कर रहे हैं, हमें सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनके छत्र छाया के नीचे भी हमें धूप लग रही है। मतलब हम वो हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहे, हमें जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी जगह पर रहने से तो अच्छा है कि हमें कहीं और चले जाना चाहिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहाँ लेखक क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के पर जो लोग हैं, हमारे यहाँ की जो जनता है, वो अभावों को लेकर शिकायत नहीं करती अपने शासकों से। उन्हें पता है कि अगर हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कि जैसे उनके पास कमीज नहीं है तो पेट को ढकने के लिए वो अपने पैर को फैला लेंगे, पैर से उसको ढक लेंगे, पैर सिकोड़ देंगे। ऐसे ही अगर उनको कोई अभाव है, कोई कमी है, तो उसको दूर करने के लिए वो मांग नहीं करेंगे, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो जितना है उतने में ही गुजारा चलाएंगे। और सच बात है कि ऐसे लोग ही यहाँ पर रहने के लिए ठीक है, तभी तो ये लोग शासन कर पाएंगे। अगर ये लोग विरोध करने वाले हुए तो ये लोग शासन कैसे करेंगे। अगली गजल है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि खुदा नहीं सही, यहाँ हमारे यहाँ की जो जनता है वो भगवान में जो विश्वास करती है, वो कह रहे हैं वो भगवान भी उनके झूठे हैं, असली में वो भगवान भी नहीं है। उन्होंने बस उसे भगवान को इस रूप में मान रहे हैं कि वो उनको एक सहारा दे सके, कि अपने दुख के लिए, अपने सपनों को बताने के लिए हमें एक आशा उम्मीद तो रहे कि भगवान के रूप में कि हाँ ये हमारे भगवान हैं, हम इन पर विश्वास रखते हैं। और उस विश्वास को देखते हुए इंसान को जैसे किसी पे विश्वास है तो वो उम्मीद बंधी रहती है, और उम्मीद हमेशा उसको क्या दिखाती है, सुनहरे सपने दिखाती है। तो यहाँ के लोगों को भी भगवान को उन्होंने एक ऐसे सपने की तरह संजो के रखा है, जो उसको कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, मतलब उसकी आंखों के लिए कोई सुंदर सपना तो बने कि भगवान में विश्वास है कि एक दिन सब ठीक होगा। लोग क्या बोलते, चलो ठीक है यार, एक दिन तो ये दुख के दिन दूर होंगे, दुख के बादल दूर होंगे, एक दिन तो सुख आएगा, कभी ना कभी तो अच्छा दिन उगेगा। तो यही उम्मीद है, यही उम्मीद वो लोग भगवान के ऊपर रखते हैं। अगली गजल कही गई है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मुतमईन का मतलब होता है इत्मीनान, मतलब आराम से।
मतलब यहाँ की जो जनता है उनके मन में यही बात है, ये उन्होंने इत्मीनान कर लिया है, अपने अंदर विश्वास कर लिया है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मतलब हमारे यहाँ के जो शासक है उनके हृदय, उनके दिल पत्थर के हैं और वो कभी पिघल नहीं सकते, उन पर हमारी बात का असर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यहाँ लेखक इस बात के लिए बेकरार है, बोलता है मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। लेकिन वो फिर भी इस बात की उम्मीद लगाए है कि शायद ये जनता अपने अधिकारों को मांगे, उन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए और अपने अधिकार मांगे। और वो बोलता है कि आवाज में बहुत असर होता है, चाहे कितना भी पत्थर दिल हो, आपकी बुलंद आवाज उस पत्थर को पिघला सकती है। इन गजलों के द्वारा वो यही संदेश देना चाहते हैं आम जनता को कि आप अपने अधिकारों को मांगे और उन पत्थर दिल शासकों के दिलों को पिघलाएं। इसी के साथ अंतिम गजल है, तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की। तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। मतलब वह बताना चाह रहे हैं कि तेरा निजाम है, निजाम का मतलब होता है शासक। ये जो शासक है वो ऐसा चाहते हैं कि वो जब अगर शासकों को अपना शासन चलाना है तो उन्हें अपने शहर से, अपने शासन की जगह से उन्हें सारे शायरों की जुबान सिल देनी पड़ेगी या सारे शायरों को हटा देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक शहर में शायर रहेंगे तो वो तो इस प्रकार के जनता में जोश भरते रहेंगे कि जो उन पे अत्याचार हो रहे हैं वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो अगर शासकों को अपना शासन बनाए रखना है तो उन्हें शायरों को शहर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अपने शासन को बनाए रखने के लिए एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए कि शासन को बनाए रखने के लिए उन्हें शायरों को चुप करना होगा। इसी के साथ ये कविता खत्म होती है यहाँ पर हमारी। इनकी गजलें हमने सारी पढ़ी हैं और लास्ट में जो इन्होंने पंक्तियां लिखी हैं, जिए तो अपने बगीचे में, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गिर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब ये पूरा अत्याचारी शासन समाज जो है उसके बारे में बताते हुए अंत की पंक्तियों में उन्होंने ये कहा है कि हमें पर कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अगर हम जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, कि अपना जो स्थान है, अपनी जो जन्मभूमि है, अपना जो देश है उसके लिए हमें जीना चाहिए और हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए। और अगर हम किसी और जगह भी जाते हैं तो हमें वहाँ भी देश के लिए ही मरना चाहिए। तो अपने देश के ऊपर प्राण न्यौछावर करना चाहिए हमें और लोगों की सेवा करनी चाहिए और लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। इसी संदेश के साथ ये गज़ल यहाँ समाप्त होती है। और इस गज़ल में अपने आज के शासक समाज को जो आज़ादी के लोगों ने आज़ादी लेते समय सपने देखे थे उसका पूरा नहीं होने पर ये शायर जोश भरी शायरी बनाता है जिसका कि असर सामान्य जनता पर हो और शासक वर्ग से अपने अधिकारों की मांग करे। इसी संदेश के साथ ये सारी गज़लें कही गई हैं। मुझे आशा है कि आपको सारी गज़लों का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इन्हें फिर से अपने पाठ्य पुस्तक से अभ्यास करें। अभ्यास के बाद नीचे के लिखे प्रश्नों को करने की कोशिश करें। धन्यवाद।